महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी। अचानक अविनाश की नींद टूटी। पास ही में रखे डिजिटल क्लॉक की तरफ देखने पर पता चला रात के 3:30 बज रहे थे। अभी थोड़ी ही देर में घोर का प्रभाव चारों ओर फैलने लगेगा। तभी उसके कानों में पड़ी सीटी की एक सुरीली आवाज। इतनी रात को सीटी कौन बजा रहा है? सीटी भी एक खास पैटर्न में थी, सामान्य सी सीटी नहीं। चौंक उठा था अविनाश। कुछ पल ध्यान से सुनने पर पता चला सीटी उसके अपार्टमेंट के पास वाले अपार्टमेंट से ही आ रही है, मगर वहां तो कोई नहीं रहता है। फिर रात के इस वक्त मगर सीटी लगातार बजती जा रही थी। अविनाश बिस्तर से उठ गया। धीरे कदमों से वो इस खिड़की की ओर चल पड़ा जिधर से सीटी की आवाज आ रही थी। कमरे में ये खिड़की थोड़ी अलग सी थी, छोटी सी बालकनी जैसी कही जा सकती है। जो खिड़की भी थी बालकनी सी भी थी। इसमें ग्रिल नहीं लगा था, झांककर बाहर देखा जा सकता था। उसी खिड़की से जब उसने सिर निकाला तो सीटी की आवाज और तेज आने लगी। और अगले ही पल अविनाश ने जो देखा उससे सहम सा गया। वो पास वाली खिड़की से एक हाथ बाहर निकलकर लटक रहा था। ये किसी लड़की का हाथ था। हाथ ठीक ऐसे लटक रहा था जैसे कोई खिड़की के पास ही बैठे बैठे सो गया हो और अनजाने में ही उसका हाथ बाहर निकल आया हो। कमरे के अंदर हल्का नीला नाइट बल्ब जल रहा था और उसी नाइट बल्ब की रोशनी उस हाथ पर आकर पड़ रही थी। हाथ ऐसा दिख रहा था जैसे उसमें खून ही ना हो, किसी निर्जीव व्यक्ति के या लाश के हाथ की तरह। मगर अगले ही पल सीटी के आवाज के साथ साथ उस हाथ में जैसे हरकत हुई। हाथों की उंगलियां धीरे धीरे हिली। चौंक पड़ा था अविनाश। अभी तक निर्जीव मुर्दे से उन हाथों में हरकत नहीं, ये सिर्फ हरकत नहीं है,
हाथ इशारा करके उसे अपने पास बुला रहे हैं। कौन है आप? पूछ बैठा अविनाश। बदले में कोई जवाब नहीं आया, मगर सीटी के स्वर में थोड़ा सा बदलाव आ गया। जैसे वो लड़की उससे कुछ कहना चाह रही हो। सीटी की आवाज बंद हो गई और एक लड़की की अजीब सी हंसी उसके कानों में पड़ी। कौन है आप? हाथों की उंगलियां उसकी तरफ अजीब से हाल में लहरा रही थी। नहीं, लहरा नहीं रही थी, वो इशारा कर रही थी हाथों को पकड़ने का। अविनाश उस सीटी की आवाज में जैसे मदमस्त सा हो गया था। कोई सम्मोहन जैसे उसके दिमाग पर चल गया था और उसी सम्मोहन की हालत में अपने आप उसका हाथ बढ़ चला उस हाथ की तरफ। हाथ की उंगलियों में उसकी उंगलियां पिरो गई बिल्कुल। दोनों हाथों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। ओफ, कितना ठंडा था वो हाथ। अचानक उस हाथ ने अविनाश के हाथ को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। अरे, थोड़ा सा अगर और होता तो शायद वो खिड़की से सीधा नीचे गिर जाता। और चौथे माले से नीचे गिरना मतलब। अचानक ही हाथ का खिंचाव धीमा हो गया और अब हाथ बहुत धीरे धीरे उसे खींचने लगा। मतलब वो हाथ अविनाश से खिंचाव चाह रहा था। अच्छा, मैं भी खींचूं? ठीक है, कहकर अविनाश ने भी हाथ को जोर से खींचा, फिर ढीला छोड़ दिया। ये तो खेल की तरह कर रही है। कभी वो उसके हाथों को खींचती, कभी अविनाश उसके हाथों को खींचता। दोनों के बीच ये खेल सा चल पड़ा था। कुछ देर तक ये खेल चलता रहा। तभी अचानक अविनाश ने आसपास देखा। उस घर के थोड़ी दूरी पर एक और खिड़की थी। उस पर भी ठीक वैसी ही नीली रोशनी आकर गिरी थी। और ये क्या, उस खिड़की से भी ठीक वैसा ही एक हाथ बाहर निकला हुआ था। देखकर जैसे अविनाश की दिल की धड़कनें रुकने को हो गई। दोनों हाथ देखने में स्पष्ट किसी एक ही व्यक्ति के लग रहे हैं, मगर ये कैसे हो सकता था, क्योंकि दोनों खिड़कियों में कम से कम 2 मीटर का फर्क था। हाथ को छोड़कर घबराकर पीछे की तरफ चला आया अविनाश। अगले ही पल फिर वही लड़की की हंसी। अचानक ही उसकी नजरों के सामने एक सांप की तरह खिड़की पर लहराता हुआ वो हाथ अंदर चला गया। तेज कदमों से पलटकर अपने बिस्तर पर चढ़ बैठा अविनाश। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। तभी उसके हाथों में ठंडा ठंडा सा कुछ महसूस हुआ। चौंक कर जब उसने देखा, उसका हाथ अनजाने में ही बिस्तर से नीचे की तरफ लटक गया था और वहीं से वो ठंडा एहसास उसे हो रहा था। उसने तुरंत हाथ ऊपर उठा लिया। याद करने की कोशिश की अविनाश ने। सीटी की आवाज उसने अभी कुछ दिनों पहले कहीं सुनी है, मगर कहां? हर शाम को अविनाश अपार्टमेंट के टेरेस पर टहलने के लिए जाता था। आज भी वहां पहुंचा। छत पर पहले से एक महिला टहल रही थी।
जिसने एक टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। उम्र 30 साल के आसपास होगी। वो भी इसी अपार्टमेंट में रहती थी। पिछले 2-4 दिन हुए शाम को इसी तरह टहलने जाकर उस महिला के साथ अविनाश की बातचीत हुई थी और जल्द ही उनकी दोस्ती गाढ़ी दोस्ती में बदल गई। महिला का नाम शालिनी मित्रा था। दूर कहीं मैदान में कुछ कार्यक्रम हो रहा है। कोई पुराना सा हिंदी गाने की आवाज कानों में पड़ रही है, बहुत धीमे स्वर में। शाम के इस प्यारे से वातावरण में ये माहौल कुछ बुरा नहीं लग रहा है। अचानक शालिनी बोल पड़ी, अरे आज आप लेट हो गए? हाँ, वो थोड़ा कुछ काम था। अच्छा, आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। कल या परसों आप टहलते हुए एक सीटी पर कोई धुन बजा रही थी। हाँ, वो कोई फिल्मी धुन नहीं थी। हाँ, मगर मुझे ऐसा लगा मैंने उसे कहीं सुना है। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो धुन सिर्फ मुझे और मेरी बहन को आती थी। हमारी माँ ने हमें सिखाया था वो खास धुन। ओ हाँ, हो सकता है। मगर अविनाश थोड़ी सी पशोपेश में था। कल या परसों इस महिला के पास सुना हुआ वही सीटी की आवाज कल रात में उसने सुनी थी उस लड़की के पास। तो क्या इन दोनों में कोई संबंध है? मगर कैसे पूछे अविनाश ये बात? अच्छा, आप तो इस अपार्टमेंट में बहुत समय से रह रहे हैं ना? तो मेरे फ्लैट के पास वाला जो फ्लैट है वो किसका है, बता सकते हैं? किसी का नहीं, खाली पड़ा है। असल में वो मेरा ही फ्लैट है। मैं जब फ्लैट खरीद रही थी तो पहले आपका ही फ्लैट खरीदूंगी सोची थी। वहाँ की खिड़की से पास वाले फ्लैट को देखकर मेरे बचपन की याद ताजा हो जाती, मगर खरीद नहीं पाई। अविनाश को लगा उस फ्लैट को लेकर महिला की कोई बचपन की याद है। तो आपका फ्लैट फिर बेच क्यों दिया आपने? नहीं, बेचा नहीं है, अब खाली पड़ा है। मैं कभी कभी जाकर झाड़ू पोछा करके आ जाती हूँ। तो आप वहाँ रहती नहीं? नहीं, कभी उस फ्लैट में मैं, माँ और मेरी छोटी बहन मालिनी रहा करते थे, मगर मेरा बचपन उतना साधारण नहीं था। इस वजह से बचपन की यादों को लेकर उस घर में रह पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जब मेरी उम्र कोई 20 साल की होगी और मेरी छोटी बहन की 14 साल की, तब अचानक वो गायब हो गई। गायब हो गई मतलब कहाँ चली गई? पता नहीं, एक दिन अचानक घर से कहीं चली गई। असली में वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, थोड़ी पागल जैसी थी। इस वजह से उसकी हरकतें हमें वैसे भी परेशान करती थी। माँ उसे शांत करने के लिए एक खास तरह की सीटी बजाया करती थी। ये वही सीटी है। पागल सी थी, मगर कैसे? अब हम लोग यहाँ जब रहते थे तो पिताजी की डेथ के बाद हमारे परिवार पर बहुत तकलीफें आ गई। मालिनी, मेरी बहन, बचपन से ही थोड़ी अजीब टाइप की थी। उसके हाथ पैर अपेक्षाकृत छोटे थे। फिर एक दिन माँ ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, मगर ज्यादा दिन वो वहां रह नहीं पाई, वापस आ गई। वहां के बच्चे उसे उसकी शारीरिक रचना को लेकर बहुत चिढ़ाते थे और इसी बात से शायद उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसकी शारीरिक रचना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो अजीब अजीब से हरकतें करने लगी। अपने हाथों को पहले खींचती थी, जैसे हाथों को खींचने से उसके हाथ लंबे हो जाएंगे। धीरे धीरे ये उसका एक ऑब्सेशन या जुनून बन बैठा। अक्सर वो अपने हाथों, पैरों, यहाँ तक कि जीभ को भी खींचती रहती थी। उसी के चलते उसने अपने बोलने की ताकत भी खो दी थी। कई बार तो हम लोग डर जाते थे। खिड़की की ग्रिल में हाथ डालकर वो
अपने आप को खींचती थी, जैसे जैसे उससे उसके हाथ लंबे हो जाएंगे। उसे छोड़कर कहीं जाना भी मुश्किल था। घर में अकेले रहते ही वो ऐसी हरकतें करने लगती थी। कई बार तो हम लोगों की नजरें बचाकर ऐसा करती थी। हम बेहद परेशान थे उन दिनों। मगर अगर ऐसी बात थी तो आपकी माँ ने किसी असाइलम वगैरह में बात क्यों नहीं की? वहां भी तो उसे भर्ती कराया जा सकता था। हाँ, मगर माँ मालिनी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मुझसे भी ज्यादा। इस वजह से मालिनी को वो अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। उन्होंने घर पर ही उसका इलाज की कोशिश की, मगर इलाज तो क्या होना था, उसकी बीमारी बढ़ती 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 चली गई। हाथ में कोई भी धारदार चीज, कैंची, चाकू, कुछ भी मिले तो अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए चेहरे पर घाव करना शुरू कर दिया था उसने। अक्सर उसके चेहरे से बहता घाव देखकर हम डर जाते थे। घाव करके वो एक अजीब सी हंसी हंसती थी, जैसे जैसे उससे बेहद उसे खुशी हो रही हो। एक दिन तो मार्केट से लौटकर हमने देखा उसने ब्लेड से अपनी आंखों के दोनों हिस्सों को चीर लिया था। पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और उसी हाल में वो हंस रही थी। मां तो इसे देखकर बहुत टूट पड़ी थी। ऐसे मेरी मां बहुत बहुत सख्त दिल की थी। पिताजी के जाने के बाद घर की परिस्थितियों को उन्होंने जैसे संभाला था, ऐसी औरत का ऐसे टूट पड़ना मुझसे भी नहीं देखा गया। फिर धीरे धीरे मालिनी का चेहरा चोट खरोचों से ऐसा भर गया कि वो घर से बाहर जाने में भी डरने लगी थी। लोगों से मेल जोल, बाहर निकलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। माँ कई बार कोशिश करती थी उसे समझाने की, मगर क्या करते उसके ऑब्सेशन का। मेडिसिन्स भी चले, बहुत कुछ हुआ, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन दोपहर को हम लोगों की नजर बचाकर पता नहीं कब वो घर से बाहर चली गई। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने बहुत खोजा उन्हें, मगर वो नहीं मिली। ओह, सो सैड। उसके बाद आपकी माँ कहाँ रही थी? मालिनी की याद में पथरा सी गई थी। उसके करीब 5 साल तक ही वो जिंदा रही, मगर उनका जिंदा न रहना और रहना मेरे लिए एक बराबर था। फिर माँ की भी डेथ हो गई। उसके बाद से मैं दुनिया में अकेली ही हूं। अरे देखिए, इतनी सारी बातें हो गई, मगर आपसे परिचय करना तो हुआ ही नहीं। मैं शालिनी मित्रा हूँ। यही एक प्राइवेट फर्म में काम करती हूँ और अकेली जिंदगी है। बाकी अपनी जिंदगी के बारे में तो आपको बता ही दिया। और आप? मैं भी प्राइवेट जॉब ही करता हूँ। मेरा एक चेम्बर है। चेम्बर? ओह, तो आप डॉक्टर हैं? नहीं, ऐसा वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। ओह, साइकाइट्रिस्ट? हाँ, लोगों के दिमाग का इलाज करता हूँ। ओहो डॉक्टर साहब, आप खूब मिले। मुझे भी थोड़ी बहुत परेशानी है। मैं आऊंगी कभी आपके चेम्बर में। अरे बिल्कुल, आइए। शाम का आकाश लाल हो उठा था। दूर बज रहा वो गाना भी बंद हो गया था। मैं और शालिनी टेरेस की दीवार के पास ही खड़े थे। मैंने दीवार पर हाथ रखा हुआ था। अनजाने में या जानबूझकर पता नहीं, अचानक ही शालिनी की उंगलियां मेरे हाथों को छू गई। नहीं, इसके हाथों में
कल रात वाली लड़की जैसी ठंडक नहीं थी। ये हाथ गर्म और नरम थे, एक प्यारा सा स्पर्श देने वाले। रात को एक बार फिर से सोते सोते नींद टूट गई। मुझे एहसास हुआ दूर फिर वही सीटी बज रही है। मगर मैंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि आज सोते हुए पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा एहसास हुआ था। इसलिए मैंने कमरे की लाइट जलती छोड़ दी थी और इस वक्त मेरे आंखों के आगे हल्का सा अंधेरा महसूस हो रहा था। अगर कमरे की लाइट जल रही है तो फिर यह अंधेरा तभी हो सकता है जब मेरे चेहरे के ठीक ऊपर एक और चेहरा हो, या ऐसी ही कोई चीज। चेहरा इसलिए कहा कि मुझे हल्की हल्की गर्म सांसों की अनुभूति भी हो रही थी। मुझे पता था जैसे ही मैं आंखें खोलूंगा एक कटा फटा सा भयानक चेहरा मेरे चेहरे के ठीक ऊपर मुझे घूरता मिलेगा। तभी अचानक एक लड़की की हंसी मुझे सुनाई दी। मैं घबरा उठा। इस वक्त सच में कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। डर के मारे स्वतः ही मेरी आंखें खुल गई, मगर नहीं, कमरे में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा ही था कि चौंक पड़ा। मेरे उस खिड़की के ठीक सामने जैसे कोई आईना खड़ा था और उस आईने में मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा था। मगर अगले ही पल मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, क्योंकि आईने में बना वो चेहरा धीरे धीरे एक बेहद विकृत और पट्टियों से भरे एक चेहरे में बदल गया, जैसे किसी के चेहरे का ऑपरेशन हुआ हो। तभी गौर से देखने से मुझे समझ में आया ये कांच पूरी तरह से आईना नहीं है। ये एक पारदर्शी कांच है और उस कांच के पीछे सफेद कपड़ों में हवा में लहराती हुई एक लड़की खड़ी है। अगले ही पल सब कुछ सामान्य था। क्या देखा अविनाश ने? चौंक पड़ा था वो। फिर सोचा शायद लाइट जला के सोने से ही सारी प्रॉब्लम हुई है। लाइट जलते रहने से इंसान की नर्व पूरी तरह से ठंडी नहीं हो पाती है और इसी वजह से ठीक से नींद नहीं आती है। सोचकर लाइट बुझा दी और नाइट बल्ब जला दिया। कमरे में अब नीली रोशनी फैल गई थी और इसी नीली रोशनी में अचानक खिड़की की तरफ नजर जाते ही अविनाश का दिल धक से कर उठा। खिड़की पर फिर एक लड़की का हाथ लटक रहा था। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ चला। सीटी की आवाज फिर से कानों में पड़ने लगी। अविनाश ने धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। आज वो हाथ पहले से भी ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ को खींचना शुरू किया और बोलने लगा,
मालिनी, मालिनी, क्या चाहती हो तुम? क्या कहना चाहती हो? कहो मुझसे, मुझसे कहो। मगर कोई भी जवाब न था। अचानक उस हाथ ने अविनाश के हाथ को छोड़ दिया और धीरे धीरे सीधा होकर उसकी आंखों के पास आ गया। आंखों से 1 फुट दूरी पर आकर वो उसे जैसे अपनी तरफ बुलाने लगी। मगर और आगे कहाँ जाएगा अविनाश? और आगे जाने की कोशिश करने से तो उसका शरीर 3री मंजिल की बिल्डिंग से सीधा नीचे गिर जाएगा। मालिनी, मालिनी, क्या चाहती हो तुम? मुझे बताओ। धीरे धीरे हाथ मुट्ठी में तब्दील हो गया। सिर्फ तर्जनी उंगली खुली थी और उस तर्जनी उंगली से वो अविनाश के कंधे के पास से होते हुए ठीक उसके पीछे की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे जैसे अविनाश के पीछे इस वक्त कमरे में कोई है। सिहर उठा था अविनाश। उसे ऐसा लगा जैसे सच में उसके पीछे इस वक्त कमरे में कोई है जिसकी 2 निगाहें उसके पीठ पर गड़ी हुई है। हिम्मत न हुई उसकी पीछे मुड़कर देखने की। कौन है वहां? अचानक ही हाथ धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया। एक झटके से पीछे मुड़ा अविनाश, मगर नहीं, यहां तो कुछ भी नहीं है। तुरंत ही लैपटॉप निकाल लिया अविनाश ने। अगर मालिनी गायब हुई थी और पुलिस ने तलाश किया था तो उसकी कुछ न कुछ खबर तो कहीं ना कहीं होगी। कुछ देर तक इंटरनेट पर सर्च करने के बाद कुछ खबरें उसे मिली। उनके लिंक सेव करके रखा उसने। मालिनी सच में गायब हो गई थी और गायब होने से पहले सभी पड़ोसियों ने यह बात मानी थी कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। चेहरे पर काट-पीट करना, ग्रीन में हाथ डालकर खींचने की भी बात पड़ोसियों ने मानी थी। उसकी बहन का एक प्रॉपर इंटरव्यू भी छपा था पेपर में, जिसमें उसने मालिनी के बारे में काफी कुछ बताया था। मगर ढेर सारे प्रश्न अविनाश के दिमाग में कौंधने लगे थे। अचानक उसने सोचा, आखिर वो लड़की कहना क्या चाहती है? और सबसे अजीब बात, जब वो उसके इतने पास खड़ा था तो फिर उसे हाथ के इशारे से बुला क्यों रही थी वो? तब फिर क्या अविनाश नहीं किसी और को बुलाना चाह रही थी वो? शालिनी को? तुरंत ही मोबाइल फोन उठाकर एक नंबर पर कुछ मैसेज किया अविनाश ने। अभी रात के इस पहर में जवाब नहीं आएगा, मगर सवेरे तक कुछ ना कुछ जवाब अवश्य आएगा। अचानक एक अजीब सी एहसास हुआ उसे। पास की खिड़की से जैसे एक चेहरा उसकी ओर देखे हुए है। कमरे की नीली रोशनी उस चेहरे के ऊपर पड़ रही है। बहुत देर से शायद अविनाश के अनजाने में ही वो चेहरा बिस्तर के ऊपर बैठे हुए अविनाश के शरीर को इसी तरह से निहार रहा है। तिरछी आंखों से काफी देर तक अविनाश उस चेहरे को देखता रहा। फिर जैसे ही उस तरफ देखा, वो चेहरा अंधेरे में विलीन हो गया। दरवाजे की घंटी बजते ही साथ एक छोटी सी लड़की ने दरवाजा खोला और भौहें नचाती हुई बोली, किसको चाहिए? शालिनी मैडम है। कौन आए भूलू? ओह, डॉक्टर साहब, मुझे लगा था आप आएंगे। सुनो भूलू, हम लोगों को चाय देकर तुम जाकर अंदर टीवी देखो, ठीक है? वो क्या आपके साथ ही रहती है? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ ना, तो घर बड़ा सुना सुना लगता है। उसकी माँ बचपन में हमारे यहाँ काम किया करती थी। उनके मौत के बाद से
उसकी सौतेली माँ उसका ख्याल नहीं रखती थी, इसलिए मैं उसे अपने पास ले आई हूं। सोफे पर बैठते बैठते अविनाश की नजर दीवार पर लटक रही एक तस्वीर पर पड़ी। एक महिला अपनी 2 बेटियों को लेकर खड़ी है, एक को गोद में और एक पास में खड़ी है। गोद में वाली लड़की के हाथ पांव सच में बहुत छोटे हैं। अब ये फोटो कब की है? ये वो बहन जब बोर्डिंग से आई थी ना, उसके बाद की ही है। तुम्हें बचपन से देखने में बहुत सुंदर है, हाँ? बहन के मन में जलन होना स्वाभाविक है। वही बात तो मेरे लिए सजा बन गई। माँ मुझे लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी। बचपन से मुझे दोस्तों से मिलने नहीं देती थी, इसीलिए मेरे कोई इस तरह के फ्रेंड भी नहीं बन पाए। मगर उनके जाने के 5 साल बाद भी, 5 साल नहीं 10 साल, बहन के जाने के बाद से ही माँ तो जैसे इस दुनिया में ही नहीं थी। मगर दूसरों से मिलने की जो मेरी स्किल है ना, वही खत्म हो गई। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, अविनाश बोल पड़ा। अच्छा ऐसा? अविनाश ने कमरे का निरीक्षण किया। पास वाला कमरा भी वहीं से दिखाई दे रहा था। महिला साजो सामान की बड़ी शौकीन है। पास वाले कमरे में एक बड़ा सा आईना था। आईने के नीचे ढेर सारे क्रीम और न जाने क्या क्या रखे थे। महिला को सजने संवरने का बड़ा शौक है, अविनाश ने सोचा। ओफो, ये लड़की जरूर टीवी देखने बैठ गई होगी। बोला मैंने चाय देकर जा। अच्छा आप बैठिए, मैं 5 मिनट में आती हूं। शालिनी के जाते ही अविनाश की नजरें जैसे घर में चारों ओर दौड़ने लगी। अचानक अविनाश अपनी जगह से उठ गया। फोटो के पास पहुंचकर फोटो को बड़ी गौर से देखने परखने लगा। उसके चेहरे में भाव बदल गए थे, कैसे जासूसों वाली हरकतें करने लगा था वो। महिला को लेकर, उसके अतीत को लेकर बहुत सारी बातें जानने की इच्छा ने उसे जासूसी करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि शालिनी ने इस बात पर कोई ऐतराज नहीं दर्शाया था। पास ही रखी एक अलमारी के ऊपर कुछ पुराने कागज रखे हुए थे। उन्हीं की तरफ गौर से देखने पर अविनाश को एक पुरानी सी डायरी दिखाई दी। उसने खींचकर उसे उतार लिया। तब तक शालिनी कमरे में आ गई थी। ये मेरी बचपन की डायरी है, इसमें मैं गाने के नोट्स लिखती थी। ओह, तो आप गाने की नोटेशन निकालना जानती हैं? हाँ, एक समय मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार था। हाँ, आजकल वैसा समय नहीं मिलता है। अच्छा, तुम जो सीटी कह रहे थे ना, उसकी भी नोटेशन इसमें लिखी है। माँ जब बचपन में बजाती थी तब मैंने नोटेशन लिख कर रखा था। कहकर डायरी अपने हाथों में लेकर पन्ने पलटने लगे शालिनी, और अचानक एक पन्ने पर पहुंचकर बोली, ये देखो, ये नोटेशन है। अविनाश ने नोटेशन को गौर से देखा। शालिनी जी, इसकी मैं अगर एक फोटो ले लूं तो? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो। अविनाश ने तुरंत ही अपनी मोबाइल से उस नोटेशन की एक फोटो निकाल ली। फोटो खींचते खींचते अविनाश बोल पड़ा, म्यूजिक का शौक क्या माँ से ही? हाँ, क्या करती बताओ ना, बचपन में दोस्त तो थे नहीं, म्यूजिक से ही। अचानक अविनाश का फोन बज उठा। एक्सक्यूज मी कहकर बाहर की तरफ चला गया वो। फोन उसी नंबर से था जिस पर से आने का उसे इंतजार था। हाँ, हेलो। अरे तू ये सब केस में कहाँ से पड़ गया भाई? कुछ जरूरत है, बता। तो लड़की बचपन से पागल सी थी और 15 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। बहन ने कोर्ट में जाकर कहा था कि उसने खुद ही देखा था बहन को भागते हुए। परिवार कुछ अजीब सा ही था। पति शेयर ट्रेडिंग का काम करता था और अच्छी खासी दौलत थी। पति की मौत के बाद थोड़े
अजीब सा परिवार हो गया था। हम मोहल्ले वालों से मिलते जुलते नहीं थे, हमेशा घर ही में रहते थे। बेटी के गायब होने के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 5 साल बाद अचानक एक दिन महिला ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड? हाँ, घर का दरवाजा बंद करके उसने पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। उस वक्त बड़ी बेटी घर पर नहीं थी और अड़ोसी पड़ोसियों से सब मिलना जुलना भी नहीं था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला। जब बड़ी बेटी घर आई तो लाश देखकर फिर पुलिस बुलाया और केस हुआ। लाश बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी। सुसाइड का कारण? वही हेलुसिनेशन जैसा। महिला का कहना था कि मौत के आसपास वो अपनी बेटी को देख पाती थी। एक तरह से वो भी मानसिक रूप से पूरी विकृत हो गई थी। अपनी बेटी की तरह ही चेहरा को काट पीट कर करने की कोशिश भी किया था उसने और उसके नाम से हॉस्पिटल में भी एडमिट थी। अच्छा, किसी का बड़ी बेटी पर शक नहीं गया? मतलब माँ के लिए मन में किसी तरह की कोई खुन्नस रही हो उस वजह से? अरे खुन्नस होती तो 5 साल तक चुपचाप रहती। और अड़ोसी पड़ोसियों का भी कहना है कि अंत समय तक महिला बहुत बुरी तरह से डिप्रेस हो गई थी। तो उनको देखने में ही बिल्कुल पगली पगली जैसा दिखता था। अच्छा, महिला का नाम क्या था? सुरमा मित्रा। ओ, अब खैर, तो इस वक्त कहाँ है? शालिनी मित्रा के घर पर। What the अरे तू करना क्या चाह रहा है? देख मेरी बात मान, तू वहां से चले आ। किसी को उसके बारे में न बताकर इस तरह से चुपचाप काम करना ठीक नहीं। अरे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई? वही जो मैं जानना चाहता हूँ। देख, मुझे लगता है ये दोनों बहनों और माँ के बीच कोई तो एक मिसिंग इक्वेशन है। बातें करते करते अचानक अविनाश का चेहरा जैसे ही घूमा वो चौंक पड़ा। दरवाजे के पास वही बच्ची खड़ी थी। उसे देखते ही वो वहां से भाग गई। ओह शिट, शायद उसने बातें सुन ली हो। कहीं वो घर के अंदर पहुंचकर भोलू को फिर अविनाश ने नहीं देखा। शालिनी के पास की कुर्सी पर बैठते बैठते वो बोला, सुनो शालिनी, कुछ दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था। क्या बात? बोलो तो। देखो, अजीब लगेगा मगर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे उस घर में कुछ है। वहाँ कोई रहता तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं रहता है। बीच बीच में रात को मैं वहाँ पर एक हाथ देखता हूँ, एक बच्ची का हाथ। हाथ? भूत के हाथ की तरह? मुझे ऐसा लगता है वो लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती है। चलो तो, वहाँ कोई नहीं रहता है। अरे मैं खुद वहाँ ताला देकर आती हूँ, सफाई करके आती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। ओके, तो कल रात को तुम मेरे रूम में ही रहना। अगर वो सच है तो मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी कुछ कहना चाहती है। ओके। घंटे भर बाद शालिनी के फ्लैट से निकल आया था अविनाश। पिछले कुछ ही दिनों में महिला के साथ एक अनजाना रिश्ता बन गया था। अविनाश समझ रहा था महिला भी इस दोस्ती को किसी रिश्ते का नाम देने की उम्मीद लगाए बैठी है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन है, मगर सम्मोहन नहीं। अविनाश का मन कह रहा है कि शालिनी की आंखों में सम्मोहन के अलावा भी कुछ ऐसा है जो अंधकार में छुपा हुआ है। बस उस अंधकार में रोशनी डालने की ज़रूरत है। शालिनी को जाकर बता न दे। उस दिन मिस्टर सुलीनाथ मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। वैसे ऐसे दिन वो अकेले ही जाते थे, मगर आज उनका दोस्त अविनाश भी साथ में था। हाँ भाई बोल, क्या है? तेरी उस फैमिली के प्रति इतनी जागरूकता क्यों जाग गई? देख,
कुछ सवाल हैं जिनका मुझे पता लगाना है। ये इसीलिए मैं इस केस को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अरे पूरी पागल फैमिली है, किसी के साथ मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, सारी जिंदगी अकेले ही बिता दी। ऐसी फैमिली तूने देखी है क्या? सारा दिन घर में रहते और क्या करते थे क्या पता। हाँ, बाप जितना पैसा रख गया था बस उसी से उनका घर चलता था। मगर माँ की मौत के बाद सारी कहानी बदल जाती है। बड़ी लड़की दुनिया से मिलना जुलना शुरू करती है। तू क्या सोच रहा है? उसने खुद ही अपनी माँ और बहन की हत्या की है। मैं सोच रहा हूँ एक सीटी के बारे में। सीटी? हाँ, देख, बचपन में हम सब अपनी माँ के मुंह से लोरी सुनकर सो जाते थे। एक लड़की अपनी बहन को शांत करने के लिए सीटी बजाती थी। मगर बड़ी होने पर देखा गया इंसान की भावनाएं बड़ी अजीब होती है ना। दादा, अरे भोलू, तो तुम यहाँ? दीदी कहाँ है? दीदी तो सो रही है, आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ बोलो। दीदी ना बहुत डरती है, रात को सपना देखती है, किसके साथ बातें करती है, फिर ना उनके सीने में बहुत दर्द होता है। क्या सपना देखती है? अपनी बहन का, उनका नाम लेकर बुलाती है। मेरी माँ कहती थी दीदी ना बचपन में अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी, मगर बड़ी होने के बाद नहीं करती है। अब डरती है। उनकी मम्मी दोनों को बदमाशी करने पर एक कमरे में बंद कर देती थी। दीदी नहीं होती तो उसकी बहन तो कब का मर जाती, मगर अब दीदी बहुत डरती है। क्यों डरती है? वो कहती है उसकी बहन उसको मार डालेगी। दीदी ना कभी कभी बहुत गुस्सा जाती है, और गुस्सा जाने पर ना उनका दिमाग ठीक नहीं रहता है। मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बोलती है? नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। लड़की धीरे धीरे घर की ओर वापस जाने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी चाल ढाल बता रहे थे कि वो उस घर में रहकर काम नहीं करना चाहती है, मगर और कोई सहारा न होने की वजह से ही मजबूरी में उसे उस घर में रहना पड़ रहा है। महिला जरा ठीक ठाक नहीं लग रही है, मिस्टर इंद्र बोले। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा सुन, सुरों के बारे में कुछ ज्ञान है तुझे? ज्ञान मतलब किस तरह का ज्ञान? मतलब अगर दो सुर तेरे पास चलाए जाएं तो उनमें अंतर बता सकेगा? हाँ, इसमें ना बताने का क्या है। अविनाश ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसके बाद 2 रिकॉर्डिंग चला दी। पहले को बजाया था शालिनी मित्रा ने, और दूसरा शालिनी की डायरी में देखकर नोटेशन से कंप्यूटर के जरिए बनाया गया था। सुनने में एक जैसा लगने से भी दोनों में अंतर है। मतलब शुरुआत एक जैसी है, मगर बीच में थोड़ा सा सुर गड़बड़ा रहा है। मगर दोनों को तो एक जैसा होना था, क्योंकि एक ही सुर के नोटेशन है मगर एक नहीं है। शालिनी पहले अपनी बहन को प्यार करती थी, मगर अब नहीं करती है। सुरमा मित्रा मरती है जलकर, और क्या? और अगर इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो मेरे सारे सवालों को जवाब मिल रहा है, और इस जवाब से मेरे दिल में लग रही है आग। एक इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? नहीं, आज रात को नहीं लगता है कुछ दिखेगा। मानसिक रोगियों का इलाज करना तुम्हारा काम है, समझे ना?
अगर खुद ही बीमार पड़ जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा शालिनी, मैं एक बात सोच रहा था। क्या? जस्ट इमेजिन, तुम्हारी बहन मालिनी की आत्मा उस घर में कैद है और वो वहां से निकलना चाहती है, तो वो खिड़की से सिर्फ हाथ क्यों निकालती है? उसको अपना चेहरा दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, उसका चेहरा बिगड़ जाने की वजह से वो अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। अरे ये कैसे हो सकता है? अब चेहरा तो उसने खुद ही बिगाड़ा था ना। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तुम लोग बाजार से लौटकर आए तो चेहरे में खून भरा होने के बाद भी वो हंस रही थी। मतलब उस वक्त वो उसकी नजरों में सुंदर लग रही थी। तो फिर देखो, मालिनी की आत्मा तुम्हें दिखती है, इसी में मुझे कोई विश्वास नहीं है। ओके, अब इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। ओ, फिर क्वेश्चन? अच्छा बोलो। तुम्हारी माँ मालिनी से इतना प्यार करती थी, जिसके बीमार होने पर उसे असाइलम नहीं भेजा, जिसके गुम हो जाने पर उनकी जिंदगी बदल गई, पागल सी हो गई वो माँ मालिनी को बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजी थी? कैसा अजीब नहीं लग रहा? तुम सोच क्या रहे हो? बोलो तो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हारी माँ खुद भी साइकोलॉजिकल पेशेंट थी, मगर वो कौन सी बीमारी थी? अचानक अविनाश ने महसूस किया शालिनी का एक हाथ उसकी कोहनी पर है, जैसे वो उसे अपनी तरफ मोड़ना चाहती है। अविनाश घूम के उसकी तरफ खड़ा होता है। कमरे की दुधिया रोशनी इस वक्त शालिनी के बदन पर पड़ रही है। मखमली दूध सा सफेद बदन जैसे जगमगा रहा है। उसकी आंखों में चमक है। एक शैतानी भरी हंसी उसके होठों पर है। कैसे अजीब आदमी हो तुम। देखो, सारी रात क्या इसी विषय पर बात करोगे? तो फिर किस विषय पर बात करें? मेरे बारे में बोलो। मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मगर तुम मुझे बहुत बहुत करीब लगती हो, जैसे तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर का संबंध है। वो पहले दिन से ही मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे भी अपने दोनों हाथ अविनाश की गाल पर रखकर शालिनी बोली, अच्छा, अभी इस हाल में क्या करने का मन कर रहा है तुम्हारा? अब कुछ सुनने का मन कर रहा है मेरा। क्या? वही सीटी जो तुमने माँ से सीखा था। ओहो, तुम दिन रात यही विषय पर बात क्यों करते हो? नहीं बजा पाऊंगी, अभी मेरा मूड नहीं है, मगर मेरा तो बहुत सुनने की इच्छा कर रही है। मेरी बात नहीं मानोगी? शालिनी ने अपना सिर नीचे कर लिया। अविनाश की आवाज में एक प्रेम निवेदन था, उसे नकारा नहीं जा सकता। धीरे धीरे कमरे में गूंज उठती है एक सीटी की आवाज। खिड़की से बाहर निकलकर काले अंधेरे में फैलने लगती है। चारों तरफ गूंजने लगती है वो सीटी की आवाज़। अविनाश इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का। उसके दिल में सीटी की वो आवाज़ गूंज रही है, जैसे कान खड़ा करके सुन रहा है वो। उसे समझ में आने लगता है, नहीं, ये गूंज नहीं है, इस सीटी की आवाज़ के साथ ठीक वैसी ही आवाज़ वाली एक और सीटी की ध्वनि भी आ रही है, और वो आ रहा है पास वाली खिड़की से। वो घूम के देखता है खिड़की की तरफ।
और साथ ही साथ शालिनी ने भी सीटी बजाना बंद कर दिया है। वो भी चौंक कर देखती है। कौन कौन बजा रहा है? वो तो मेरे अलावा कोई और। अविनाश के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। शालिनी आश्चर्य भरी नजरों से देखती है। पास की खिड़की के अंधेरे को भेद कर लटक रहा है एक हाथ, मगर आज बाहर की तरफ नहीं लटक रहा है। वो हिंसक भाव से 5 उंगलियों से जैसे जैसे किसी को नोच डालना चाहता है। प्रबल आक्रोश से जैसे जैसे कोई कुछ खोज रहा है वो हाथ। शालिनी की सीटी की आवाज ने उस पार के इंसान को जैसे बदल दिया है। कौन है वो? मालिनी? मालिनी की क्या की? बोलो। जवाब नहीं दिया शालिनी ने, मगर उसका शरीर जैसे जैसे अस्थिर सा उठा था, पसीने से भरने लगा था, जैसे उस कमरे से निकलकर कहीं भाग जाना चाहती है वो। मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाना है, अपने फ्लैट में जाना है। दरवाज़ा खोलो तुम। मेरी एक भूल हो गई थी। मैं समझ बैठा था जिसका हाथ दिखता है और जो सीटी बजाती है वो एक ही है। कहते कहते अचानक खिड़की की तरफ हाथ बढ़ा दिया अविनाश ने, मगर आज एक नहीं, दोनों हाथ बढ़ाए उसने। और इसके साथ साथ खिड़की के उस पार से भी हाथ आकर पकड़ लिए उसके हाथ को, मगर एक नहीं 2 हाथ। मगर वो दोनों हाथ एक इंसान के नहीं थे। खिड़की के उस पार से हल्के हल्के झांक रहे हैं 2 लड़कियों के शरीर। वो दोनों आज भी आपको बहुत मानती हैं मिसेस मित्रा। वो आज भी आपसे बहुत डरती हैं। आज भी कोई खींच कर उन्हें ना निकाले तो घर से निकलने को तैयार नहीं होती हैं, मगर वो बदला लेना चाहती हैं। आपके ऊपर बहुत गुस्सा है उन्हें। कौन मिसेस मित्रा? मुझे नहीं पहचानते हो? मैं मिस शालिनी हूँ। शालिनी मित्रा से 5 साल पहले मर चुकी है मिसेस मित्रा। अपने हाथों से उसे जलाकर मार डाला था। किसने कहा तुमसे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जोर लगाकर उसने खींचा उन हाथों पर। उन हाथों के साथ साथ 2 इंसानी देह धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगे। एक का हाथ पैर अपेक्षाकृत छोटे हैं, चेहरा बुरी तरह से विकृत है, और दूसरे का शरीर बुरी तरह से जलकर काला हो चुका है। सिर्फ उसकी सफ़ेद पथराई सी आंखें घर के अंदर छटपटा रही उस नारी मूर्ति की तरफ एक टक तक के हुए है। जमीन के ऊपर घुटनों के बल धीरे धीरे वो उस महिला की तरफ बढ़ने लगती हैं। अपनी दोनों बेटियों को पहचान पा रही है मिसेस मित्रा? मेरी बेटियां क्या कह रहे हो तुम? हाँ मिसेस मित्रा, उन्होंने भी आपको पहचान लिया है। आपकी सीटी की आवाज़ से उन्होंने आपको पहचान लिया है। उन दोनों को ही जान से मारा है आपने। उन दोनों को ही किसी भी तरह का कोई ऑब्सेशन, कोई जुनून, कोई भी मानसिक बीमारी नहीं थी। ऑब्सेशन की शिकार थी आप। आपको बदसूरती पसंद नहीं है, आपको दुनिया सिर्फ सुंदर चाहिए। इसलिए जब आपकी बेटी थोड़ी सी विकृत हुई तो आपको एक अजीब सा जुनून, एक अजीब सा ऑब्सेशन हो गया उसको सुंदर बनाने का। कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ। कि पति के मौत के बाद से ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने अपनी बेटी को कभी बोर्डिंग नहीं भेजा था। आपकी बेटियों की जिंदगी का सबसे बड़ा कर्ज था आप, यानी उनकी माँ। मैं उनकी माँ नहीं हूँ, मैं उनकी माँ। आप जोर लगा के अपनी बेटी के हाथों को लंबा करने की कोशिश करती थी। इंसान की रचना इस तरह से खींचने से कभी बदली नहीं जा सकती है मिसेस मित्रा। अगर तब तक आपका ये ऑब्सेशन पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। ग्रिल के अंदर हाथ डालकर मालिनी खुद को नहीं खींचती थी मिसेस मित्रा, आप उसका हाथ डालकर खींचती थी उसको लंबा करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए। उसके चेहरे पर छुरी और आंखों पे ब्लेड उसने खुद नहीं चलाया था, आपने चलाया था मिसेस मित्रा, आपने चलाया था। किसी को कुछ कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी, क्योंकि उन्हें मिलती थी सजा, और इस बात से वो बहुत डरती थी आपसे।
और एक समय आपने भी ये रियलाइज़ किया था कि उसे सुंदर बनाने के चक्कर में उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से विभत्स और विकृत हो चुका है। अब कभी भी वो आपकी नज़रों में सुंदर नहीं हो पाएगी। और ये समझने के बाद आपने खून किया उसका। मैंने क्या कह रहे हैं आप? गुस्सा होने पर खिड़की के पास वाले उस कमरे में आप उन्हें बंद रखती थी, खाना नहीं देती थी। आपकी बच्चियां मानसिक रूप से विकृत नहीं थी, वो सामान्य इंसान की तरह थी। उनको भी दर्द होता था, तकलीफ होती थी, भूख लगती थी और इस तकलीफ में उसे शांत करती थी उसकी बहन की सीटी की आवाज़। घर के अंदर भूखे पेट छटपटाती बहन को शांत करती थी उसकी बड़ी बहन की सीटी की आवाज़। आप कभी नहीं समझ पाई कि आपकी बेटी सीटी क्यों बजाती। और ऐसे ही एक दिन घर में भूखों पेट आपकी बेटी मर गई थी। संभवतः आप समझ गई थी अब उसे कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है, इसलिए घर में बंद रखकर उसे खाना पीना पानी सबसे वंचित रखा था आपने। उसकी मौत के कुछ दिनों बाद तक अपनी बड़ी बेटी का हाथ खिड़की से बाहर लटकवा कर रखा था आपने, ताकि लोग ये कह सके कि उसके मरने के उतने दिनों बाद तक भी वो जिंदा थी सबूत के तौर पर। और उसकी मौत के कुछ दिनों बाद आपने फैला दिया कि वो घर से भाग गई है। लोग मान गए। लोग जानते थे कि आपकी बेटी मानसिक रूप से विकृत है। और उसकी बड़ी बहन ने भी जब कोर्ट के सामने स्वीकृति दे दी तो कानून ने भी इस बात को मान लिया। बड़ी बेटी की मजबूरी थी ऐसा कहना, वो आपसे डरती थी। आपका प्रतिकार करने का बात उसके दिमाग में आ भी नहीं सकता था, इसलिए जो आपने कहा उसने मान लिया। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे जिनके साथ वो बात शेयर कर सकती। किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अचानक दोनों लहराते हुए शरीर मिसेस मित्रा के बिल्कुल पास आ गए थे। जमीन पर गिर गई हैं वो दोनों बेटियां, उनके सीने पर चढ़ बैठी है। इसके बाद 5 साल तक सब कुछ ठीक चला। बड़ी बेटी को लेकर आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, मगर अब परेशानी आपके ऊपर शुरू हुई। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके बाल सफ़ेद होने लगे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी और विकृति अब आपके आंखों के सामने आने लगी। आपने सोचा जैसे भी हो आपको इन विकृतियों को दूर करना है। ऑपरेशन करके चेहरा बदला जा सकता है, चमड़ी पलटी जा सकती है, मगर उससे फ़ायदा क्या? लोग तो पहचानते हैं ना आपको, वो सब तो जानेंगे आपकी उम्र। आपको सबकी नज़रों में जवान बनना था। उस दिन आपके घर में उस फोटो को देखकर मुझे समझ में आया था आपकी और आपकी बड़ी बेटी का चेहरा लगभग एक जैसा था। थोड़ी सी सर्जरी कराकर अगर बिल्कुल उसके जैसा दिखने लगे आप, तो फिर से आप लोगों की नज़रों में जवान खूबसूरत हो सकती हैं। अपनी बेटी को नशीली दवाइयाँ खिलाकर बेहोश करके आप उसे कॉपी करने लगी। आप उसकी तरह चलना बोलना सब कुछ सीखने लगी और सीटी बजाना भी सीखने लगी। और ये सीटी बजाना सीखते हुए ही आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। शालिनी तब भी सीटी बजाती थी, मगर अपनी बहन को शांत करने के लिए नहीं, खुद को शांत करने के लिए। आपके प्रति जो घृणा, जो आक्रोश उसके मन में जाग उठा था, उसे कम करने के लिए। मरने से पहले उसे एहसास हो गया था कि आप उसे भी मार डालेंगी, और इसे समझकर आपको सीटी सिखाते हुए उसने सीटी के सुर थोड़े से बदल दिए थे, जिसे आप नहीं पकड़ पाई। असली सुर डायरी में लिखा होने के बाद भी वो नकली सुर इस दुनिया में कहीं नहीं है। और आज अनजाने में ही उस सीटी को बजाकर आपने उसे अपनी पहचान करा दी। ये सब तुम कैसे कह सकते हो? शालिनी मित्रा की डायरी में जो भी सुर लिखा है वो आप नहीं गाती हैं। नोटेशन एक होने के बाद भी वो सुनने में आराम से अलग से लगते हैं, मतलब सुर किसी और का तैयार किया हुआ है। आपने सिर्फ उसका बदला हुआ रूप सुनकर याद किया था। एक दिन उसी नशे की हालत में लड़की को कमरे में बंद करके आग लगा के घर से निकल गई आप। जलकर राख हो गया था उसका शरीर, और ऐसे राख हुआ था कि उसे कोई भी पहचान ना सका था। अपनी बड़ी बेटी को मारकर उसकी पहचान लेकर आप जीने लगी, मगर उस फ्लैट में आप नहीं रह सकी। शालिनी मित्रा के नाम से पास ही के अपार्टमेंट में रहने लगी आप। तुम इतना कुछ कैसे जानते हो?
आपने कहा था ना पहचाना पहचाना लग रहा हूं मैं। मुझे भी आप बहुत पहचानी लगी थी। आज से कुछ साल पहले आप मेरी डिस्पेंसरी में आई थी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए, और उसी वक्त मुझे लगा था कुछ तो गड़बड़ है, मगर फिर वक्त के घेरे में आप खो गई। मगर मेरे मन का कौतूहल जागता रहा। मैं आपकी तलाश करता रहा और अंततः मैंने आपको खोज ही लिया। पर मुझे ये नहीं पता था कि इस फ्लैट में आने के बाद ये बच्चियां मुझसे मदद मांगेंगी। माँ के दोनों हाथों को बच्चियों के खूंखार हाथों ने अपने हाथों में दबा लिया था। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। दोनों अब उसे खींचकर अपने साथ जैसे ले जाना चाहते थे। मेरी मदद करो। आज कोई आपकी मदद नहीं करेगा मिसेस मित्रा। आज न्याय का दिन है। धीरे धीरे दोनों लड़कियों का शरीर हवा में लहराता हुआ पास के अपार्टमेंट के अंदर घुसने लगा, और इसके साथ साथ खिसता चला जा रहा था शालिनी मित्रा का भी शरीर। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कुछ देर तक चीखने के बाद उनका शरीर उस कमरे में घुस गया। रात के अंधेरे में उस कमरे से आती हुई चीखें अविनाश के कानों में गूंज रही थी। कुछ देर तक चीखों की आवाज आने के बाद सब कुछ शांत हो गया। काउंसलिंग के दौरान अविनाश को 2-3 सवालों के ऐसे जवाब मिले थे जिसमें गलती से उन्होंने अपने 2 बेटियां होने और ऐसी ही कुछ बातें कह दी थी। अपनी सुंदर होने की ऑब्सेशन को अपनी बेटियों को मारकर जी रही थी वो महिला, मगर उनकी बेटियों की तकलीफ, उनकी बेटियों के गुस्से को आज निजात मिली थी। सुंदरता इस दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे सुंदर रूप है, मगर वो सुंदरता किसी ऑब्सेशन या किसी पागलपन से नहीं जुड़ा होना चाहिए, अन्यथा वो किसी की भी तकलीफ का कारण बन जाता है।